हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग मेरा टाइटल देख के, थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो मैंने इस तरह से लिखा है कि प्रेग्नेंट होने से पहले काश सोच लिया होता तो अब पछताना ना पड़ता। एक्चुअली कुछ ऐसा है जो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होप सो कि आप लोगों में से कुछ लोग होंगे शायद जो मेरी जैसी सिचुएशन फेस कर रहे होंगे, मेरी जैसे सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे और शायद वो भी मेरे जैसा ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे जैसा मैंने लिखा है। तो क्या है प्रॉब्लम, वही मैं आज सोच रही थी कि अपने इस ब्लॉग चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने जो मेरा चैनल है बेस्ट क्योर ऑफ प्रेगनेंसी, मैं वहाँ पर सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। मैंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ रहती हूँ, अपना फैमिली बैकग्राउंड कभी भी मैंने कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि वो मेरा ऑफिशियल चैनल है और वहाँ पे मैं सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस ही शेयर करती हूँ। बट ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे काफ़ी सारी मेरी बातें लाइफ के बारे में, मुझसे रिलेटेड, मेरी फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड जानने को मिलेंगी। मुझसे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ रहती हूँ, सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे इस मेरे ब्लॉग चैनल पे जानने को मिलेगा। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही दुविधा है मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा बेटा है बाहर चिल्ला रहा है, शैतानी कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को भी, आप में से भी कोई है जो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, क्योंकि जो बात है ये मेरी एजुकेशन और मेरी प्रेगनेंसी से ही जुड़ी हुई है। तो अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी एमएससी किया हुआ है, बीएससी एमएससी बायोलॉजी से किया हुआ था मैंने। और उसके बाद मैंने डी फार्मा किया, क्योंकि हस्बैंड मेरे डॉक्टर हैं, तो मैंने शादी के बाद डी फार्मा किया। डी फार्मा एक्चुअली होता है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि डी फार्मा होता है कि खुद का मेडिकल स्टोर में, मेरे पास लाइसेंस है, मैं ऑथराइज्ड हूँ कि मैं खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकती हूँ, मैं खुद का क्लिनिक भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर पे कि बच्चा छोटा है मेरा, तो अभी मैंने सोचा तो थोड़ा सा और बेबी मेरा बड़ा हो जाए तो फिर मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डी फार्मा वगैरह किया है, तो क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर, ये सारी चीज़ें मैं रन करूँगी आगे चल के। लेकिन मेरे घर वालों की कुछ और भी डिमांड थी एक्चुअली, मेरे इन लॉस की, कि मेरे ससुराल में सब जितने भी हैं सब स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में और सबके सब टीचर हैं, सब जेंट्स भी लेडीज़ भी जितने भी हैं मेरे ससुराल में, तो सब टीचर हैं और सब टीचिंग लाइन में भी सब अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं। तो मेरे इन लॉस का मन था कि मैं भी टीचर बन जाऊं। तो खैर मेरा टीचिंग का क्या था, कुछ मैंने शादी से पहले भी कई बार बीएड के एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, मैंने क्वालिफाई भी किया, पर मैंने कभी भी एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मेरा मन नहीं होता। तो मेरा कुछ और करने की इच्छा थी जिसमें मैं एंजॉय कर सकूं, तो मैंने बीएड नहीं किया। लेकिन कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काउंसलिंग छोड़ने के बाद फाइनली इस बार मैंने फिर मन बना ही लिया। जब सबने कहा कि कर लो ठीक है, डी फार्मा किया है वो काम आएगा, ज़िंदगी भर काम आएगा तुम्हारे। लेकिन ये क्या है, टीचिंग लाइन क्या है, एक समय तक ही रहती है, रिटायरमेंट की एक उम्र होती है उसी तरह समय तक रहती है। डी फार्मा है, क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है, वो जब तक दिमाग चलेगा, जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, एजुकेशन है, एजुकेशन कभी भी ख़राब नहीं होती, कोई भी डिग्री हो, कोई भी पढ़ाई हो, वो कहीं ना कहीं यूज़ आई जाती है। फिर मुझे ये भी लगा चलो पढ़ने को तो कह रहे, कौन सा ये कह रहे हैं कि नहीं घर में बैठो, पढ़ो मत, कुछ करो मत, चूल्हा बर्तन करो, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहे। तो फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया इस साल नहीं, मतलब पिछले साल जो फॉर्म आया था बीएड का, उसमें मैंने एडमिशन लिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी मैं, फिर मेरी काउंसलिंग हुई, फिर सितंबर या अक्टूबर में मेरा एडमिशन हो गया बीएड का। बट उस समय मुझे ये नहीं पता था कि बीएड एडमिशन लेने के बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। बीएड में एडमिशन लेने के इधर 3-4 महीने बीते, उसके बाद अभी जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, मेरी प्रेगनेंसी का जब 3rd मंथ चल रहा था तब मैं एग्ज़ाम देने गई थी। अभी 27 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक एग्ज़ाम हुए थे मेरे, तो उस टाइम पे मेरा 3rd मंथ रनिंग था। तो 1 वीक का एग्ज़ाम था, तो बीच में एक दिन का गैप था, तो मैं एग्ज़ाम भी देने गई बीएड का। तो काफ़ी दिक्कत थी उस समय, पढ़ाई भी बैठ बैठ के सारा दिन पढ़ना भी पड़ता था, तो पढ़ना फिर एग्ज़ाम देने जाना, तो वो मैंने किया। तो वहाँ तक तो ठीक था।
अब प्रैक्टिकल, अब एग्ज़ाम तो हो गए, अब प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल के लिए पहले फ़ाइल बनानी है। मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊँ तो ये 120 पेज की ये फ़ाइल बनेगी। अभी पूरे 120 नहीं हुए हैं, अब इसमें और पेज ऐड होंगे। तो ये मैंने पूरी फ़ाइल लिखी हुई है, अभी मैंने इसको अरेंज नहीं किया है। ये मैंने पूरी फ़ाइल लिखी हुई है, ये सब पूरी फ़ाइल मैंने लिखी है, इसको बैठ के सब लिखा है। ये फ़ाइल एक ये फ़ाइल है, ये पूरी फ़ाइल मैंने लिखी है। अभी इसमें और पेज ऐड होंगे और इसको अरेंज करना है। एक फ़ाइल ये हो गई और एक फ़ाइल ये है, और ये अभी मैं इसको लिख रही हूँ। इसमें भी कम से कम अराउंड 30 पेजेस लिखे जाएंगे। तो रोज़ मैं इसको भी बैठ के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितनी देर मैं आराम से लिख पाती हूँ, क्योंकि पहले तो नहीं था, बहुत देर लिखो तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो 120 पेज की वो फ़ाइल तैयार होगी, 30 पेज की ये तैयार होगी। जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन सुबह 8 बजे से जाना होगा मुझे। अपना ब्रेकफास्ट, लंच सब साथ में ही लेके जाऊँगी कॉलेज, और शाम को 6 से 7 बज जाएंगे मुझे वहाँ से लौट के आने में। तो कभी कभी ये शेड्यूल मुझे इतना ज़्यादा हेक्टिक लगता है। ये एक्चुअली एग्ज़ाम तक तो ठीक था, मैंने पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम दे दिया, वहाँ तक ठीक था। लेकिन अब ये बैठ के इतनी देर से फ़ाइल लिखना, और कोई है भी नहीं घर में जो मुझे मेरे साथ हेल्प करवा सके, लिखवा सके। और क्योंकि हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगी तो इस वजह से और किसी से मैं हेल्प भी नहीं ले जाती हूँ ज़्यादा। तो बैठ के फ़ाइल लिखना अराउंड 150 पेज, 160 पेज लिखने हैं। तो इतनी लंबी फ़ाइल लिखना, इसके लिए बैठ के कमर दर्द करवाना, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है प्रैक्टिकल में। 2-3 दिन बाद ही मेरे प्रैक्टिकल है, 30 अप्रैल को हो जाए, 30 अप्रैल तक। तो अब मुझे ये इतना ज़्यादा हेक्टिक लगने लगा है कि बैठ के फ़ाइल लिखना, फिर प्रैक्टिकल देने जाना, फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा झंझट है। और ये अभी तो ठीक है, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर अभी तो ठीक है। इसके बाद जो मेरा सेकंड सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर है मेरा अक्टूबर में, जो कि मेरा डिलीवरी मंथ है। तो मुझे सबसे ज़्यादा उस सेमेस्टर की टेंशन है कि कैसे हो पाएगा, कैसे मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी, कैसे प्रैक्टिकल कर पाऊँगी। थर्ड सेमेस्टर फिर मार्च में जाके होगा अगले साल, तभी मेरा बेबी जो होगा बहुत छोटा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी तो जो सामने है उसकी बात कर रही हूँ, बाकी जो फ्यूचर का है तो अक्टूबर की सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। तो अब यही है कि अब जब एडमिशन ले लिया है तो अब छोड़ तो नहीं सकती हूँ, जैसे तैसे अब इसे मुझे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। तो इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने इतने पहले मैंने कई बार 2 बार 3 बार बीएड के एग्ज़ाम दिए, पर मैंने एडमिशन नहीं लिया, छोड़ दिया क्योंकि मन नहीं होता था। और जब एडमिशन लिया तो इतनी बड़ी मेरे साथ सिचुएशन सामने आ गई कि मैंने कंसीव कर लिया है। अब मैं बीएड संभालूँ कि प्रेगनेंसी संभालूँ अपनी, कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ। तो कभी कभी मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों किया बीएड में एडमिशन, क्यों लिया, मुझे ये लेने ही नहीं चाहिए था। मैंने अपने लिए एक सरदर्द ले लिया और कुछ नहीं। लेकिन बस अब इट्स ओके, अब कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सेकंड जो है बस यही है, और मुझे इसको कैसे भी पूरा करना है, क्लियर करना है। तो आप लोग भी शेयर करिएगा कि आप लोग भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आप लोगों के लिए आप लोगों को लग रहा हो कि हेडेक हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, करने से पहले सोच लेना चाहिए था, अब पछता रही हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो शेयर करिएगा। आज मैंने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर की। यूजुअली मैं अभी तक जो था मैं अपने चैनल पे वीडियो शेयर करती थी, ऑफिशियल चैनल पे जो मेरा है। फर्स्ट टाइम मैं अब ऐसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नए किसी नए व्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।